तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, तमाम आश्वासन मिले, लेकिन इन गरीब परिवार का जो शिक्षा मित्र है, इसकी किसी ने सुध नहीं ली। अगर बच्चा हमसे कह देता है कि कल सुबह हमको कोट चाहिए, तो उसके लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि कोट लाएं कि रोटी के लिए आटा लाएं। उस व्यवस्था को लागू करते हुए हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। लोगों को 10,000 रुपये मिलता है, समय से नहीं मिलता है, समय से नहीं मिलता। वो भी 11 महीना हम लोग खाना खाते हैं, 1 महीना हम लोग, हमारा परिवार उपवास करता होगा। मतलब जो इनकी सोच है कि हम 1 जनवरी से प्रदेश का शिक्षा मित्र अपने परिवार के साथ आएगा, वो घेरा डारो डेला डारो का कार्यक्रम करेगा। मौका पड़ेगा तो आमरण अनशन भी करेंगे। अन्य राज्यों की अपेक्षा हमें हमारी इतनी दुर्दशा है कि हम बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। मैं तो अपनी रियलिटी बात बताऊंगी। मैं 1 वक्त खाना बना के 2 वक्त खा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना परिवार खुद चला रही हूँ। आप समझ सकती कितनी जबरदस्त पीड़ा हम लोगों के मन में है। और हम 1 जनवरी से अनवरत ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मजबूर होंगे जो हम करना नहीं चाहते हैं, पर हमें विवश किया जा रहा है कि आप आइए और करिए। पर ये कौन सी परेशानी की शिक्षा मित्र को 11 छुट्टी मिली, वो भी 11 छुट्टी ही मिलती है और नहीं ले सकते। और टीचर्स को CCL है, मेडिकल है, कैजुअल है, क्या हम लोग इंसान नहीं है? नहीं कर रही। सारी हम लोग परेशान है, धरने देते, सब कुछ करते, नहीं सुना ही नहीं जा रहा, अनदेखा किया जा रहा। क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या हम लोग यहाँ की जनता नहीं है? क्या हम लोग नहीं वोट देते हमको? शिक्षा मित्र एकता लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम दल और तमाम पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों को और अपने अपने दल को मजबूत बनाने में जुट चुके हैं, अपना अपना दमखम दिखाने में जुट चुके हैं। लेकिन हमारे देश का, या यूँ कह लूँ कि हमारे प्रदेश का एक ऐसा तबका है जिसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। आज ये यहाँ पहुँचे हैं बेसिक शिक्षा भवन, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, आज ये लोग क्यों आए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनकी प्रमुख मांगे क्या है और आज यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं बड़ी संख्या में, क्या कारण है? ये शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग में विगत 23 वर्षों से उत्तर प्रदेश के नौनिहाल जो गरीब किसान के बेटे हैं उनको पढ़ाने वाला है शिक्षा मित्र, उनके भविष्य को उजागर करने वाला है शिक्षा मित्र, अपने भविष्य की गुहार लगाने के लिए 23 वर्षों से दर दर भटक रहा। तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, तमाम आश्वासन मिले, लेकिन इन गरीब परिवार का जो शिक्षा मित्र है, इसकी किसी ने सुध नहीं ली। उसी सुध के लिए हम लोग आज पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो कि श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किन जनपदों में अपने अपने हिसाब से लोग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और हमारी इसमें प्रमुख मांगे हैं। एक हमारी बस यही मांग है कि हम लोग 23 वर्ष से बुढ़ापे के आखिरी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। उसमें हमारी यही मांग है कि जो संवैधानिक व्यवस्था, जो गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार होती है, सरकार के पास सारे सिस्टम होते हैं, उस व्यवस्था को लागू करते हुए हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जैसे कि हमसे जो हमारे बगल में हमारे जो शिक्षक गण हैं, वो जो काम करते हैं वही काम हमको किया जाता है, हमसे कराया जाता है। जो लक्ष्य उनका दिया जाता है वही लक्ष्य हमारा हमको भी दिया जाता है। जो निपुण भारत के लिए जो लक्ष्य हमारे शिक्षक भाइयों का है वही हमारा भी है। जो अगर उनको सुबह 9 बजे उनको भी अंगूठा लगाना है तो बायोमेट्रिक से हमको भी अपनी उपस्थिति देनी है, तो इतनी बड़ी दूरी क्यों? इस दूरी को मिटाने के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी बातों का हम 1 महीने का समय माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सरकार को दे रहे हैं, कि क्योंकि इन बीच में हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर जितने भी जिलाध्यक्षगण हैं उनको हमने जा करके अपनी बात को पीड़ा बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पीड़ा बताई, माननीय जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं हमने उनको पीड़ा 6 वर्षों। तो क्या कोई सुनवाई नहीं हुई? बात सुन लीजिए, हमारी बात को जो सुना नहीं गया, तो हमारा अब ये लास्ट है कि हम 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश की धरती पर
प्रदेश का शिक्षा मित्र अपने परिवार के साथ आएगा, वो घेरा डालो डेला डालो का कार्यक्रम करेगा। अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है तो अब हम लोग बाध्य हो जाएंगे और अपनी बात को शांतिपूर्ण, जैसे कि आज हमारा एक कार्यक्रम ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, इसमें हमारे पदाधिकारी गण आए हुए हैं। इसी तरह से जो हमारा, क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षा की मर्यादा में रहते हैं, तो इस नाते जो भी हमारा अगला कार्यक्रम होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। क्या आप ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन ले लिया गया है? कोई ज्ञापन के लिए माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से बात हुई है, वो बाहर हैं, अभी कार्यालय आते ही उन्होंने कहा है आपका ज्ञापन लेंगे और आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमारे संरक्षक हैं, हमारे अग्रज हैं। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से अपनी बात को रखे हैं, उन्होंने हमारी बात को शालीनता के साथ हमारी बात सुना है और अभी वो आ रहे हैं और हमारा ज्ञापन लेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने बताया कि हम लोग 23 वर्षों से बराबर काम कर रहे हैं और हम वो व्यक्ति हैं, बीजेपी सरकार में भी हमको रखा गया था, मेरिट बनाए गए थे पूरे गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर सबसे ज़्यादा मेरिट जिसकी हुआ करती थी उसको शिक्षा मित्र बनाया गया। तरह तरह के बीच में आश्वासन दिए गए कि ये कर दिया गया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, उसी में हम लोग उलझे रहे और आज की डेट में दशा जो हो गई। महामंत्री जी ने जैसे बताया है कि हम लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, मतलब बुढ़ापा आने वाला है, एक कह लिया जाए रिटायरमेंट होने वाले हैं, लेकिन दशा इतनी बुरी हो गई है कि अगर बच्चा हमसे कह देता है कि कल सुबह हमको कोट चाहिए तो उसके लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि कोट लाएँ कि रोटी के लिए आटा लाएँ। इतनी बुरी दशा हो गई है। क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं तो अपने आप को मेंटेन भी रखना पड़ता है, लेकिन मेंटेन कैसे रखें, 10 गुना का अंतर है। जैसे महामंत्री जी ने बताया कि जितने बजे उनको जाना उतने बजे मुझे जाना है। अगर उनका लक्ष्य दे दिया गया है कि का से खा तक पढ़ाना है तो उतना लक्ष्य हमारे पास भी है, जो लक्ष्य उनको दिया जाता है वही काम हमसे कराया जाता है, लेकिन पैसे में इतना ज़्यादा अंतर बना है। कितना मिलता है आप लोग को? मान हम लोगों को 10,000 रुपये मिलता है, वो भी 11 महीने का मिलता है। 1 महीने समय से मिलता है? समय से नहीं मिलता है, समय से नहीं मिलता वो भी, और वो 1 महीने का मिलता नहीं, 11 महीने का मिलता है। हमारी समझ में नहीं आता है कि क्या सरकारें नहीं समझती है कि हम लोग 12 महीना खाना खाते हैं, 11 महीना हम लोग खाना खाते हैं, 1 महीना हम लोग, हमारा परिवार उपवास करता होगा, मतलब जो इनकी सोच है। तो हम लोग अनुनय विनय बहुत कर चुके हैं। महामंत्री जी ने बताया कि सब जगह मुलाकात कर चुके हैं, सबसे अपनी पीड़ा बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हम लोगों को आश्वासन ही मिला है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जैसा कि महामंत्री जी ने भी बताया है कि अगर 1 फरवरी से 1 दिसंबर है, 1 महीने के अंदर कुछ अच्छा नहीं होता है, हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं होता है, तो 1 जनवरी से जैसा भी प्रदेश से आह्वान होगा, जैसा प्रदेश से निर्देश दिया जाएगा, लखनऊ जनपद पीछे नहीं रहेगा। मैं लखनऊ जनपद का जिलाध्यक्ष राम सागर हूँ, लखनऊ जनपद बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। और अध्यक्ष जी ने, अभी महामंत्री जी ने बताया कि परिवार सहित, हम परिवार सहित नहीं अपने पड़ोसी को भी लाएंगे, क्योंकि पड़ोसी देख रहा है कि 23 साल से हम लोग उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बेचारे कहीं प्राइवेट में फीस दे के नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम लोग उनके नौनिहाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी पोस्टों पे पहुंच जा चुके हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि अगर आपका भविष्य नहीं बनता है तो बताइए, हम लोग चलेंगे। तो हम लोग 1.5 लाख लोग हैं, लेकिन 4 लाख संख्या आने का काम करेगी, और जब तक प्रदेश आह्वान करेगा तब तक हम लोग लखनऊ में डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे, मौका पड़ेगा तो आमरण अनशन भी करेंगे। यानी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए गए हैं, किया कुछ नहीं किया गया? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम अपने भविष्य को सिक्योर समझ सके, ये समझ सके कि नहीं हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का जीवन इसी में चल जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। हमारे घरों में अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम अच्छी दवाई तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये में आज की डेट में क्या हो सकता है इतनी महंगाई में। जहां एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पे इतनी सारी जो महिलाएं हैं बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके कि सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ यही महिलाएं यहाँ पे पढ़ लिख के ऐसे बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज शिक्षा मित्रों की आपने आवाज़ उठाने का कार्य किया है। जैसा कि विदित है 2000 में हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, आज 23 वर्ष हो चुके हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह कि भारत के लगभग 11 राज्यों में जहां भी ऐसी व्यवस्था, संविदा व्यवस्था चल रही थी, वहां उन लोगों को नियमित कर दिया गया है, और या उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनको 62 वर्ष की रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी गई है। पर हमारे प्रदेश में, जो भारत का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा प्रदेश है, लोकप्रिय सरकार है,
इसके बावजूद भी आज शिक्षा मित्र भुखमरी की कगार पे है, जबकि हमारा चयन आरटी एक्ट 2009 के पहले हो चुका है। और भारत में जिन राज्यों में आरटी एक्ट के पहले चयन हुआ था उनमें जो भी योग्यताएं हैं, जैसे कि वर्तमान परिस्थिति में हमारी योग्यता 1,46,000 शिक्षा मित्रों की स्नातक और प्लस बीटीसी है, जिसमें से लगभग 60,000 लोग टेट भी पास हैं। इसके बावजूद भी अन्य राज्यों की अपेक्षा हमें हमारी इतनी दुर्दशा है कि हम बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कभी बात करते हैं कि हमारी 23 वर्ष की नौकरी। स्थिति ये है कि आटा दाल चावल रोटी की व्यवस्था जो है कैसे हम लोग जुगाड़ करके निपटाते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं, हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है। माताजी पिताजी की दवाई के साथ साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ साथ हम ही लोग जानते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, सरकार नियम की बात करती है तो नियम के आधार पर करिए ना। हमारा 1,46,000 शिक्षा मित्र आरटी एक्ट के पहले का नियुक्त है और आरटी एक्ट लगने के बाद सभी राज्यों ने सबको परमानेंट कर दिया है। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या स्थिति है जो हम लोग परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हम तो पहले के अधिकारी, हमारी 23 साल की सर्विस है हमारी आज। तो जब आरटी एक्ट के पहले की नियुक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आने वाली है, यदि सरकार उसमें नहीं कर पाई तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे योगदान को देखते हुए हमें स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। हम कोई नई चीज़ या कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं, हम अपने द्वारा दिए गए 23 वर्षों के उस श्रम को, उस अनुदान को मांग रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे कि सरकार हमारी इस स्थिति को नहीं समझ पा रही है। सरकार को समझना चाहिए, और यदि सरकार नहीं समझती है तो हम विवश हो जाएंगे। जैसा कि अभी पूर्व के हमारे बड़े भाइयों ने बताया है कि हम 1 जनवरी, हम चाहते नहीं हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम बच्चों का पठन पाठन रोक करके, अपनी एक छुट्टी खराब करके, अपने परिवार का समय बेकार करके हम यहाँ कार्यक्रम करने आएँ। हमारी ये उम्र नहीं रही है, हमारी उम्र है हम परिवार की देखभाल करें, बच्चों के पठन पाठन में, अपने विद्यालय में सही समय दें। पर नहीं, हमें विवश किया जा रहा है कि नहीं, आप आइए, सड़कों पर आइए और अपने लिए परेशान होइए, रोज़ समय बर्बाद करिए। अब स्थितियाँ ऐसी आ गई हैं, यदि सरकार हमारे लिए कुछ हमारे हित में नहीं सोचती है तो निश्चित रूप से हम, हमारा परिवार, हमारे पड़ोस, हमारे नातेदार, रिश्तेदार सब विवश होंगे और हम 1 जनवरी से अनवरत ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मजबूर होंगे जो हम करना नहीं चाहते हैं, पर हमें विवश किया जा रहा है कि आप आइए और करिए। मैं सरकार से अपील करता हूँ, उससे पहले सरकार हमारी योग्यताओं को देखते हुए, हमारे पास वही योग्यता है जो हमारे बगल में बैठा है शिक्षक के साथ है, और बहुत सारे शिक्षा मित्र हमारे शिक्षकों से भी ज़्यादा जो है योग्यता रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसी कोई मांग नहीं रख रहे हैं सरकार जो नहीं दे सकती, हम उस योग्यता के परिणाम की बात करते हैं जो सरकार के मानक के, एनसीटी की मानक, जो एनसीटी का मानक है आज हम पूरा करते हैं, फिर भी हमें उन सब चीज़ों से जो है वंचित किया जा रहा है जो हमारे अधिकार हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो क्यों ना हम चले महिलाओं से भी बात कर लें और जानते हैं कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मामले पे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आखिर क्या कारण है? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारी परेशानियों को सुनने के लिए यहाँ हमारे समक्ष हैं, हमारे सामने हैं, और हम महिलाएं, पुरुष, सब मित्र, भाई बहन सब एक साथ बैठे हुए हैं। अब मैं तो यही कहूँगी, कम ही शब्दों में कहूँगी, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, नॉर्मल सी इंसान हूँ, सिंपल सी हूँ, अपना परिवार खुद चलाती हूँ, स्वयं चलाती हूँ, जिसमें 10,000 में अगर आज मैं कल को मर रही हूँ और मैं लेटर अगर लिखूँगी मरने से पहले, तो उसमें ये ज़रूर लिख करके जाऊँगी कि इसकी जिम्मेदार सरकार है, इसकी जिम्मेदार सरकार है मेरी मौत की। तो मैं आज, हम सभी लोग मैम शांति से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, और इस ज्ञापन का महीने भर का समय, शायद मुझे लगता है भाई लोगों ने बताया, महीने भर का समय दिया जा रहा है, और ये शांतिपूर्ण अगर तरीके से न सुना गया तो 1 तारीख को हम सारे भाई बहन मिलकर अपनी शक्ति दिखा देंगे कि शिक्षा मित्र में कितनी एकता है। एक तरफ जहां सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, अभी हाल ही में कंगना रनौत से उन्होंने पुतला रावण का जलवाया, तो क्या कहेंगी? मतलब एक तरफ जहां सरकार महिलाओं को इतना बढ़ावा दे रही है, वहां आप जैसी महिलाएं यहां आके बैठ के अपनी मांगों के लिए बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैम, ये अन्याय ही कहेंगे इसको, और क्या कह सकते हैं कम शब्दों में। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अंदर की जो आग है, जो ज्वाला भड़की हुई है, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि असहनीय पीड़ा है, असहनीय पीड़ा और असहनीय दर्द। अगर वो फूटेगा तो तबाही आ जाएगी धरती पे। आप एक महिला हैं, 10,000 रुपये आप लोग को मिलता है, कैसे परिवार चल पाता है, कैसे जीविका चलती है, किचन, घर, परिवार, बच्चे, कैसे सब कुछ मैनेज हो पाता है इस 10,000 रुपये में? मैम, 10,000 में तो मैं, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि बच्चा मेरा स्कूल में कोट के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम कोट उसको नहीं दिला पा रहे हैं। आज वो ठंडी में, सर्दी में ऐसे ही जा रहा है। आज 15 दिन से उनका बच्चा बिना कोट के जा रहा है स्कूल ड्रेस में, तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। महंगाई को देखते हुए हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, मैं तो अपनी रियलिटी बात बताऊंगी। मैं 1 वक्त खाना बना के 2 वक्त खा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना परिवार खुद चला रही हूँ।
आप समझ सकती कितनी ज़बरदस्त पीड़ा हम लोगों के मन में है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? आपका क्या कहना है? आज जैसा कि इन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने कोट मांगा था, आप कोट देने में सक्षम नहीं है, 10,000 रुपये मिलते हैं, परिवार कैसे चल पाता है और ऊपर से परिवार को कैसे मैनेज करती? क्योंकि आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्या कहना चाहिए? मैम 10,000 में कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं। इससे अच्छा तो ना करना ही ठीक है। बच्चों की मांगें पूरी नहीं कर पाते हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब शरीर भी हम लोग का थक रहा है। सोचिए जो है घर से पूरा काम करके निकलते टाइमली पहुंचना होता है, समान काम करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन समान वेतन नहीं है। कम से कम कुछ तो हम लोगों के लिए किया जाए। हम लोग का उसमें जब स्कूल में बराबर काम कर रहे हैं, बराबर कार्य कर रहे हैं, तो हमारा वेतन इतना कम क्यों? हमारी तरफ सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? क्या आप सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं, ये बताइए। समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन दे, समान सुविधाएं भी दे। बताइए महिलाओं को, सारी महिलाओं को समान दिक्कत होती है, पर ये कौन सी परेशानी की शिक्षा मित्र को 11 छुट्टी मिली, वो भी 11 छुट्टी ही मिलती है और नहीं ले सकते। और टीचर्स को CCL है, मेडिकल है, कैजुअल है। क्या हम लोग इंसान नहीं है? या हम लोग महिलाएं नहीं है? हमारे बच्चे नहीं है? हमारे परिवार नहीं है? आज मेरा बच्चा कितने दिन से कह रहा कोर्ट दिला दो, नहीं पैसा है, नहीं दिला पा रहे। क्यों सरकार अनदेखा कर रही है? कितनी दिक्कत है हम लोग को, मगर कब सरकार सुनेगी, कब सुनेगी? मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली, जबकि सारे टीचर्स ने ली थी। क्यों हम लोग के बच्चे नहीं हैं? हम लोग बीमार नहीं पड़ते? हम लोग भी तो बीमार पड़ते हैं, तो हम लोग को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हैं? वो जो सरकार कर सकती वो तो करे, नहीं कर रही। सारी हम लोग परेशान है, धरने देते, सब कुछ करते, नहीं सुना ही नहीं जा रहा, अनदेखा किया जा रहा। क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या हम लोग यहाँ की जनता नहीं है? क्या हम लोग नहीं वोट देते हैं हमको, हैं? तो हम लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई हम लोग भी उनकी जनता हैं, हम लोग भी उनके उस परिवार से हैं, क्यों ऐसा? और कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग बेटियां नहीं है क्या? हम लोग इस देश की बेटी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं है, जो ऐसा हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप तो कुछ करें, कम से कम आप लास्ट मतलब महीना है इस साल का, अरे शिक्षा मित्रों की पीड़ा समझें और कहें कुछ करें उनके लिए। नहीं तो क्या हम लोग कहेंगे जाके? भाई अब हम लोग इस उम्र के पड़ाव पे हैं कि 40-45 वर्ष का हर हमारा भाई बहन सब हैं। अब बताइए 15 साल बचे हैं 62 साल की उम्र में, हम लोग ने क्या पाया और क्या पाएंगे? अगर अभी भी करते हैं क्या पाएंगे? कम से कम अभी सोचें ये पीड़ा कि हम लोग का कुछ तो करें, न्याय करें, हम लोग के साथ अन्याय मत करें। बहुत परेशान हैं, किसी की हाय मत लें। कम से कम हम लोग उनके साथ हैं, सरकार के साथ। जितने भी कर्मचारी होते हैं सरकार के साथ, सरकार के अलग कोई नहीं होता है। जो सोचता है इंसान की अलग है, हम लोग कहाँ जाएंगे अलग होके? भाई हम उनकी जनता है, उनके साथ हैं, तो हमारे लिए कुछ करें। तो कम से कम हम लोग भी उनका धन्यवाद करें कि मुख्यमंत्री जी ने ये किया। बहुत हम लोग को खुशी मिलेगी अगर करें, लेकिन ये पीड़ा, ये दिल से क्या क्या कहें आपसे, बताइए क्या क्या कहें? शब्द नहीं है कहने के लिए हमारे। तो ये थे हमारे प्रदेश के वही शिक्षा मित्र जिन्होंने अपनी पीड़ा को बताया है। यहाँ पे आज बैठे हैं, शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इन्होंने साफ कह दिया है सरकार को चेताते हुए कि अगर 1 महीने के अंदर इनकी बातें नहीं सुनी गई तो ये अपने परिवार और पड़ोसियों समेत यहाँ पे धरना देंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।